प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फोर्थ सेम की फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। जल्दी ही आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी स्टार्ट करेंगे। पहले आप क्लासिकल मैकेनिक्स की एक दो यूनिट खत्म कर लीजिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप समझिए, इसे छोड़ दो, अभी से भूल जाओ कि बोर्ड पे ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। अगर हम बात करें फॉर अ फ्री पार्टिकल, अगर हम कोई फ्री पार्टिकल ले लिया, बच्चा ले लिया हमने फ्री पार्टिकल, हमें फ्री पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने के लिए कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ती है? 3 की। हमने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम यही बात हम लिखेंगे फॉर ए फ्री पार्टिकल वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्लेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अभी ऊपर का भूल जाओ, अभी समझाऊंगा। टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सिमिलरली फॉर टू, अगर मैं दो पार्टिकल ले लूं यहां तक, फॉर एक सिंगल पार्टिकल, फॉर टू फ्री पार्टिकल, कितनी नीचे अभी दिख रहा है, वी नीड 3 इंटू 2। अब एक पार्टिकल के 3 तो 2 के 6, 3 के 9, समझ गए? तो 3 गुना 2 यानी के 6 कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अगर ऐसे हम ले में क्या एन पार्टिकल, समझना ये हमने किस में चर्चा की है, कल की क्लास में चर्चा कर चुके। 4n पार्टिकल मतलब इससे जस्ट पहले वाली क्लास में 4n पार्टिकल्स, समझना। अगर n पार्टिकल्स की बात करें, एक के लिए कितने हैं? 3, दो के लिए कितने हैं? 6, तो n के लिए कितने होंगे? 3n। तो लिखो 4n पार्टिकल्स वी नीड कितने? 3n कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्लेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। समझे तो बात, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर हमें किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास बताना है, अगर एक पार्टिकल बताना, जैसे मेरे बारे में बताना है, कल की क्लास में डिस्कशन किया था, मेरी पोजीशन इधर से बताओगे, सामने से बताओगे और नीचे से बताओगे, तो 3 एक्सिस की जरूरत पड़ गई। तो एक फ्री पार्टिकल के लिए कितनी एक्सिस की जरूरत होती है? 3 की। तो आपका कितना कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस हो गया? 3। दो पार्टिकल है, दो के लिए कितने चाहिए? 6 कोऑर्डिनेट्स। तो इसका कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कितना हो गया? 6। ऐसी अगर हम n पार्टिकल ले लें, तो n पार्टिकल के हमें कितने की? 3n। 3 की तो मल्टीप्लाई करते जा रहे, एक में 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 एकम 3, तो 3 कोऑर्डिनेट्स। दो में 3 की गुना करी, 3 दूनी 6, 3 होंगे तो 3 तिया 9, 4 पार्टिकल होंगे तो 3 चौक 12, n पार्टिकल है तो 3n कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्लेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम, जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे में क्या एक पार्टिकल है, मैं बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ हूं। ऐसे ही हम अगर n पार्टिकल को हम क्या करें, मान लें ये एक पार्टिकल है, n पार्टिकल को क्या मान लें? एक पार्टिकल। तो इक्विवेलेंटली वी कैन डिस्क्राइब, इक्विवेलेंटली वी कैन डिस्क्राइब n particles एज अ सिंगल पार्टिकल। हमने सब n पार्टिकल को मिला के क्या मान लिया? एक सिंगल पार्टिकल मान लिया। तो वो किस में करेगा? मूविंग इन 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कितना हो गया, या 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम छोड़ो, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस लिख लो। सर हमारी समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाओगा, घबराओ मत, जैसा अब इसकी डेफिनेशन पे आओ समझो। अब यो वाली बेहद समझते हैं, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम का विन्यास ऑफ n पार्टिकल्स, जो n पार्टिकल्स है मिलकर बना है, मूविंग फ्रीली इन स्पेस, जो स्पेस में फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर उधर। कंस्ट्रेंट के लिए मैंने बता दिया था 3k-n, याद है 3n-k, ठीक, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट इन 3n डायमेंशनल स्पेस, यानी कि जो फ्रीली n पार्टिकल है उनकी पोजीशन में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक स्पेस द्वारा। किस स्पेस द्वारा, 3n डायमेंशनल स्पेस द्वारा। सच स्पेस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ऑफ द सिस्टम। इसी तरह का स्पेस क्या कहलाता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन थी, अगर एक नंबर में आ जाती है तो डेफिनेशन यही समाप्त होगी। समझो एक बार और, एन फ्रीली पार्टिकल है, वे क्या कर रहे हैं, इधर उधर स्पेस में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, एक डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, कितना, 3n, ठीक, वो 3n डायमेंशनल स्पेस ही क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। यहाँ पे ये एक तरीके से एग्जाम्पल होगी, जैसे हम फ्री पार्टिकल की बात करें तो हमें 3 पार्टिकल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए एक के लिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कितना हो गया, 3। हमें 2 के लिए 6, n के लिए हमें कितनी चाहिए, 3n। यो बात मैंने लिखवाई है, कई बार वो कह देता है कि अगर हम n पार्टिकल को एक पार्टिकल एज्यूम कर लें, सिंगल पार्टिकल एज्यूम कर लें, तो उसका कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या होगा। तो कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग दगा लेते हैं, वे कहते हैं n को एक एज्यूम कर लिया तो एक के लिए 3 हो गया, यही तो एज्यूम, आप टिक मार दोगे, नहीं ये नहीं करना बेटा, पार्टिकल तो उसमें n ही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उन्हें कितनी डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, 3n की ही पड़ेगी। तो समझ गए, अगर हम इक्विवेलेंटली वी कैन डिस्क्राइब n पार्टिकल एज ए सिंगल पार्टिकल मूविंग इन 3n कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, यानी कि अगर हम n पार्टिकल्स को सिंगल पार्टिकल मान लें तो वे भी 3n कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में ही क्या होंगे, जस्टिफाई होंगे। समझे मेरी बात, छोटी मगर मोटी बात। मैंने एक क्या करा बेटा, एक पेंडुलम ले लिया, कैसा पेंडुलम, डबल पेंडुलम, ले लिया। सर ये डबल पेंडुलम कैसा है, समझो, ये रिजिड सपोर्ट से मैंने लगा दिया ऐसे, ये रहा एक पेंडुलम हो गया। अब दूसरा पेंडुलम जोड़ दिया, वो इधर आ गया, 2 पेंडुलम हो गए ऐसे, टू 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 ऐसे चल रहे, टू 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 टू, कोई सा किधर भी जा सकता है, ठीक। ये मान लो ये किस एंगल पे बच्चा मेरे, θ1, और ये किस एंगल पे जा रहा है, θ2। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो θ1 जो है बेटा, इसकी वैल्यू कहां कहां तक होगी, θ1 की वैल्यू बताओ। आप देखो, ये मैक्सिमम इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, यानी कि यहां से -90 पे जा सकता है और +90, ऊपर तो सपोर्ट अड़गी तो इसे पार करके तो जाने का नहीं। तो θ1 की वैल्यू होती है -90 डिग्री टू +90 डिग्री, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अगर हम θ2 की बात करें बेटा, θ2 की, तो ये क्या कर सकता है बेटा, इसके ऊपर तो कोई रिजिड सपोर्ट है नहीं, तो ये तो पूरा घूम सकता है, इसके अलोंग पूरा ऐसा घूम सकता है और पूरा ऐसा घूम सकता है। तो कितना हो गया ये लाइन, -180 से +180 तक। तो हम इस पेंडुलम की पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए θ1 θ2 एक्सप्लेन कर दें। वैसे अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें XYZ तो बहुत लग सकते हैं, लेकिन अगर हमें एंगल पता हो, केवल यो कितने डिग्री एंगल पे, यो कितने डिग्री एंगल पे, तो हम एग्जैक्ट पोजीशन इसकी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा पेंडुलम यहाँ है तो हमें ये एंगल पता हो तो हम बता देंगे हमारा पेंडुलम यहाँ है। क्यों, एंगल की वैल्यू से ही हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कितने लगेंगे, 2, ठीक। इट इज द
एग्जाम्पल ऑफ डबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक, दिस इज द इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। मतलब एक तरीके से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है ये भी पता चल गया। सर ये पता चल गया वे कोऑर्डिनेट्स जिनसे मिनिमम वैल्यू में हम किसी की पोजीशन स्पेसिफाइड कर सके। जैसे मेरी पोजीशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं, क्या इससे भी हम कम कर सकते हैं? अगर हम इससे भी कम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके मेरी पोजीशन बता दोगे तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। और वो सिस्टम जो अपनी स्टेट ना बदले, जैसे मैं यहाँ हूं, यहाँ कहीं रुका खड़ा हूं, तो मैं कैसा सिस्टम हूं? स्टैटिक सिस्टम या स्टेशनरी सिस्टम, समझ गए? और जो सिस्टम अपनी पोजीशन बदल रहा है वो कैसा कहलाएगा? मूविंग सिस्टम। क्या कहलाएगा बेटा? मूविंग सिस्टम, या फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं उसे डायनामिक सिस्टम। समझ गए? तो यहाँ पे हमें कुछ काम की चीजें पता चली कि कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या होता है। वो स्पेस जिसमें हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाइड करते हैं, बताते हैं। जैसे एक पार्टिकल के लिए 3 एक्सिस लगती है तो उसका कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस कितना हो गया? 3। 2 के लिए 6, n के लिए 3 है। लेकिन कई बार वो बोल देता है n पार्टिकल को एक पार्टिकल मान लिया तो अब कितनी लगेंगी? तो बेटा हम बात करेंगे पार्टिकल से। शुरुआत में कितने पार्टिकल थे? 3n, तो 3n कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ही लगेगा। अब जैसा हमने डबल पेंडुलम ले लिया, डबल पेंडुलम की हम अगर एंगल की ही बात करें, एंगल लेके ही हम इसकी दोनों पेंडुलम की पोजीशन बता सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल से ही बता सकते हैं हम। इधर कितने एंगल पे है हम वो भी बता देंगे, इधर कितने पे है। अगर एंगल हमें वैल्यू पता हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम कोऑर्डिनेट्स हमें क्या जरूरत पड़ेगी? θ1 और θ2 की। मिनिमम कोऑर्डिनेट्स किसकी जरूरत पड़ेगी? θ1 की और θ2 की। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी समझ गए आप क्या? वे जो किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम कोऑर्डिनेट्स होते हैं। चलिए, फिर हमें चला हुआ स्टैटिक सिस्टम, जो रुका हुआ सिस्टम हो। फिर पता चला डायनामिक सिस्टम, जो अपनी मोशन कर रहा हो। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आगे तो मेन चलने के लिए कुछ रहा नहीं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं डिटेल में हमें। ठीक है बच्चा? तो छोटी सी वीडियो थी। आपका क्या खत्म हो गया? कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। मेन तो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में आपकी डेफिनेशन ये है, मेन डेफिनेशन। तो ठीक, आप इस डेफिनेशन को याद रखें, पेपर में आएगी, धड़ाक से करके आना। सर आप बहुत छोटी छोटी वीडियो ले रहे हो। बेटे टॉपिक अभी छोटे चल रहे हैं, जैसी लेंथी टॉपिक चलेंगे घबराओ मत, हम लेंथी भी स्टार्ट कर देंगे। मैं बताऊं आपकी बुक कितने दिन में खत्म मैं करा दूंगा पूरी। कौन सी? क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। 13 दूनी 26, मतलब ये वाली बुक पूरी क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल, ये आपकी लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 1 से 1.5 महीने में। क्योंकि स्टैटिस्टिकल तो हमने आधे से ज्यादा पढ़ाई भी हुई है। ठीक है? क्योंकि 3rd ईयर में, लास्ट ईयर क्या थी? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो कुछ वीडियोस तो जो कि तो उसकी ही डल जाएंगी। ठीक है बेटा? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, घबराओ मत, कोर्स को लेकर टेंशन मत लो। आप पढ़ते हो हर साल, क्या होता है वही आता है जो हम पढ़ाते हैं, बाकी भूल चूक लेनी देनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।